हेलो दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए जो हिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक है वो है मुगल डायनेस्टी एंड मराठा डायनेस्टी। लगभग हिस्ट्री का 80% पोर्शन इन्हीं दो टॉपिक से पूछा जाता है आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में इससे रिलेटेड लगभग 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन हम मराठा डायनेस्टी एंड मुगल डायनेस्टी का एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले समझिए, जो मुगल एम्परर्स का क्रम है वो समझिए। सबसे पहले पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर एंड अकबर के बाद आए जहांगीर, जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब और औरंगजेब के बाद जो मेन रोल में आया वो था बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। इसके बाद कोई अच्छा लीडर नहीं हुआ मुगल काल में, तो उनसे प्रश्न बनता नहीं है। इनसे ही रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट एम्परर हुए नहीं, इसके अलावा जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकें। ये क्रम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल से रिलेटेड, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल काल की हमने अभी बताया सबसे एम्परर पहला वो था बाबर था। तो मुगल काल की स्टेबलाइजेशन किसने की थी? बाबर ने की 1590 में। कब की? 1590 में। अच्छा, बाबर से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो है ये कि बाबर कहाँ का निवासी था? वो था फरगना का। फरगना का ये पहले शासक था। इसके पिता वहीं पर रहा करते थे। इसके पिता का नाम था उमर शेख, उमर शेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1590 में किया, पहला आक्रमण। लेकिन मुख्य रूप से बाबर 1526 में आया, दिल्ली पर जब अटैक किया था। पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ जिसमें इसने तुगलमा पॉलिसी फॉलो की। तुगलमा पॉलिसी के थ्रू ये जीत जाता है और इब्राहिम लोदी को हराकर ये राजा बन जाता है। समझिए क्वेश्चन नंबर थर्ड समझें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अच्छा, इसने बैक टू बैक वॉर लड़े। पानीपत का फर्स्ट वॉर लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ा और चंदेरी का युद्ध लड़ा। और ये बैक टू बैक युद्ध लड़ने के बावजूद सारे युद्ध ये जीता, सारे युद्ध में ये जीतता रहा। इसी से इसका मनोबल एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया। समझिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बाबर ने किसे हराकर दिल्ली पर अधिकार किया? अभी हमने बताया बाबर ने जो फर्स्ट वॉर लड़ा था जिसमें वो सक्सेस रहा वो था पानीपत का फर्स्ट वॉर, और उसी में बाबर ने युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर ने किसके साथ युद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ। अच्छा, इसमें ऑप्शन डी हेमू है। हेमू ने युद्ध लड़ा था अकबर के साथ 1556 में, अकबर के साथ पानीपत का सेकंड वॉर। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए बाबरी। क्या नाम है? तुजुक-ए बाबरी। समझिए बाबर बैक टू बैक युद्ध जीतने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बाबर ना बड़ा ही पेशेंसफुल आदमी था और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी थी इसकी। युद्ध में निपुण था, पेशेंस था, ताकत थी, समझदार था और युद्ध नीति को बहुत अच्छे से जानकारी रखने वाला व्यक्ति था, इसीलिए लगातार युद्ध जीता। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर की मृत्यु हुई आगरा में। आगरा में आराम बाग में इसका पहले दफनाया गया, वहीं पर मकबरा था, लेकिन फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया अफगानिस्तान में। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। हुमायूं के शासनकाल में उसे भारत से किसने हराया? हुमायूं के शासनकाल में उसे भारत से किसने हराया? समझिए हुमायूं उतना ज़्यादा सक्षम एम्परर नहीं था जितना बाबर था। बाबर अपने आप में बहुत टैलेंटेड प्लस युद्ध की अच्छे से नीतियाँ जानने वाला व्यक्ति था। हुमायूं इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हुमायूं था अंधविश्वासी व्यक्ति। ये लगभग ज्योतिषियों के चक्कर में इतना ज़्यादा बावला हो गया कि लगभग हफ्ते में हर एक
दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, इसीलिए इसका ज़्यादा ध्यान युद्ध नीति पर नहीं बल्कि अंधविश्वास पर था और ये ज़्यादा सफल हुआ नहीं। तो इसके साथ वॉर हुआ शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी से जब भी इसने युद्ध लड़ा ये हारा, और हारने की वजह से इसको आखिरकार दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा मजबूरन। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खान। कौन था? फरीद खान। अब समझिए, जो जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड है उसका निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने करवाया। और इसका जो टॉम्ब है यानी मकबरा शेरशाह सूरी का वो सासाराम बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। सासाराम बिहार में है इसका मकबरा। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, शेरशाह सूरी ने कौन सी प्रसिद्ध सड़क बनवाई? अभी हमने बताया ग्रांड ट्रंक रोड। कौन सी रोड बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने ही बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु दरअसल सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। सीढ़ियों से गिरने से। समझिए, दिल्ली छोड़कर हुमायूं चला गया, लेकिन फिर ये 1550 में ये रिटर्न होता है। 1555 में रिटर्न होता है, और रिटर्न होने के बाद जब तक शेरशाह सूरी के वंशज थे, वो दिल्ली पर राजा थे, उनको हराकर अगेन हुमायूं किंग बन गया, दोबारा से एम्परर बना। और मुगल काल में एकमात्र अकेला व्यक्ति है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, वो था हुमायूं। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक तो शुरू में हुआ था, एक सेकंड बार जब इसने शेरशाह सूरी के वंशजों को हराया था उस समय हुआ था। और इसने एक लाइब्रेरी बनवाई जिसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं, हुमायूं की सहायता किसने की थी पुनः सत्ता पाने में? यानी कि हुमायूं की किसने हेल्प की? तो हुमायूं की हेल्प की थी शाह तहमास्प ने। किसने? शाह तहमास्प ने। ईरान के शाह तहमास्प थे, उन्होंने शेरशाह इसकी हुमायूं की सहायता की दिल्ली का तख्त अगेन अचीव करने में, और ये फिर से राजा बन गया। कहाँ का? दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? वो था अकबर। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया था, गुजरात विजय के दौरान। किस विजय के दौरान? गुजरात विजय के उपलक्ष्य के दौरान। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में स्थित है। दिल्ली में अभी हमने बताया किसका है? हुमायूं का है। अंधविश्वास कौन था मुगल काल में? हुमायूं। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ? हुमायूं का हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं, शेरशाह ने कौन सा सिक्का प्रचलित किया? यानी कि अपने शासनकाल में शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का प्रचलित किया? इसने प्रचलित किया था रुपया। क्या? रुपया प्रचलित किया था शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 15 समझिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? ऑप्शन ए कालिंजर, ऑप्शन बी चंदेरी खानवा, और डी ऑप्शन है पानीपत। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चंदेरी, खानवा और पानीपत ये तीनों ही वॉर किसके द्वारा लड़े गए थे? बाबर के द्वारा लड़े गए थे। लेकिन ऑप्शन बचा ए, जो कि कालिंजर। कालिंजर युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, सूरी इसकी उपाधि थी। सूरी इसकी उपाधि थी। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि शेरशाह ने सूरी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं, बाबर की सेना में कौन प्रमुख पदाधिकारी था? कौन प्रमुख पदाधिकारी था? वो था बैरम खान। बाबर की सेना में प्रमुख अधिकारी कोई था तो वो बैरम खान था। ये बैरम खान लगभग 3 पीढ़ियों तक मुगल काल में चला। सबसे पहले बाबर के साथ था, बाबर के साथ खत्म होने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाता है हुमायूं के साथ। हुमायूं का शासन खत्म होने के बाद
इसको शिफ्ट कर दिया जाता है अकबर के साथ, यानी कि 3 पीढ़ियों तक किसी ने कार्य किया रेगुलर, तो वो था बैरम खां, जिसे खानी बाबा के नाम से जाना गया मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 17 समझिए, शेष शाह की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख गुण क्या था, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी शेष शाह की। तो ऑप्शन ए कुशल प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता, देखिए धार्मिक सहिष्णुता से कोई भी एम्परर ज़्यादा सक्षम या सक्सीज नहीं हो सकता अपने काल में। ऑप्शन सी है युद्ध प्रियता, यानी कि हमेशा युद्ध ही प्रिय करने वाला राजा कभी अपने प्रजा में सफल नहीं हो सकता। विलासिता, विलासिता वाला कैसे सफल होगा, वो कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए ही एक ऐसा बचता है जो कहीं तक एकदम सही होगा, कुशल प्रशासन। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, जिस वजह से यह हुमायूं से वॉर जीता बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 18 समझिए, हुमायूंनामा की रचनाकार कौन थी। हुमायूंनामा की रचनाकार थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम दरअसल हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी और हुमायूं के भाई भी थे, कामरान, हिंदाल, अश्करी। इनको अलग अलग क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बाबर ने। जब मरते समय हुमायूं से बोला था कि कामरान, हिंदाल और अश्करी को उनके क्षेत्र डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और इनका एक चचेरा भाई था उसको भी बाबर ने हिस्सा दिलवाया था। क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं, बाबर किस वंश का था। बाबर किस वंश का था। ऑप्शन ए तैमूरी, मुगल, तुर्क, पठान। समझिए, बाबर तैमूर वंश का था, तैमूरी वंश। बाबर की मृत्यु कब हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाबर की मृत्यु कब हुई। तो बाबर ने 1526 में पानीपत का वॉर लड़ा, और इसके बाद इसने बैक टू बैक युद्ध लड़े, 26 में, 27 में, 28 में, और 1 साल का गैप लेके ये 1530 में क्या हो जाता है, प्रस्थान कर जाता है। इट मीन्स मृत्यु हो जाती है बाबर की। क्वेश्चन नंबर 21 से समझते हैं हम, और 21 से हम पढ़ेंगे अकबर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो अकबर के जन्म के बारे में बड़ा अच्छा एक तथ्य है, वो ये कि जब हुमायूं दिल्ली छोड़कर चला गया था तो यह एक संत के यहाँ रहने लगा, और संत की ही पुत्री से इसने विवाह कर लिया। वहीं पर अकबर का जन्म होता है। तो अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ, अमरकोट। ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी काबुल। तो दिल्ली में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुमायूं ने ऑलरेडी दिल्ली हार गया था हुमायूं शेरशाह सूरी को, तो वहाँ हो नहीं सकता। तो इसका जन्म हुआ राजा वीर साल के यहाँ अमरकोट में। कहाँ पर हुआ, अमरकोट नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ अकबर का। और इसका जो संरक्षक था अकबर का, वो था बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं, अकबर के पिता कौन थे। बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है, इतना भारी है नहीं। तो आपको बताइए हुमायूं, और हुमायूं के पिता कौन थे, तो बाबर थे, समझिए आगे। और औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहां थे। और शाहजहां के पिता कौन थे, तो वो थे जहांगीर। कौन, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं, अकबर की गद्दी पर बैठने की उम्र क्या थी, यानी कि जब अकबर गद्दी पर बैठा उस समय अकबर की एज क्या थी। तो ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। तो जब अकबर गद्दी पर बैठा था उस समय एज थी अकबर की 13। क्या थी, 13 एज थी। और सुनिए, जब अकबर को गद्दी पर बिठाया वो दिल्ली में नहीं बैठा, बल्कि जब हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी उसी दौरान यह अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ पंजाब में था, पंजाब के कालिंजर में। वहीं पर बैरम खान ने इसका राज्याभिषेक कर दिया अकबर का, एक चबूतरे पर बिठाकर 13 वर्ष की एज में। एट द एज ऑफ 13 ही वॉज अनाउंस्ड किंग। क्वेश्चन नंबर 24 समझिए, अकबर के अभिभावक कौन थे। अकबर के अभिभावक कौन थे या फिर संरक्षक कौन थे। तो ऑप्शन एक बैरम खान, बैरम खान इसके संरक्षक थे, जिसे खानी बाबा भी जाना जाता है, खानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं, अकबर की राजधानी कहाँ थी। अकबर की राजधानी कहाँ थी। अच्छा, अकबर
इंडिया में ज़्यादा समय तक सरवाइव कर सका बिकॉज ऑफ पॉलिसीज़, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। वो ज़्यादातर हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं बल्कि फेवर करता था हिंदुओं को, इसीलिए वह ज़्यादा सरवाइव कर पाया और किंग की तुलना। अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी शिफ्ट की, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में ज़्यादातर हिंदू लोग थे, राजपूत लोग थे। कहीं ना कहीं कैपिटल जहाँ होगी वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसीलिए ज़्यादातर राजपूत सपोर्ट में आ गए अकबर के। और इसी के साथ अकबर ने कुछ खुली पॉलिसीज़ रखी, जैसे इसने जजिया कर का एंड कर दिया। जजिया कर समाप्त करने के बाद इसने एक और पॉलिसी ला दी, इसने ना राजपूत लोगों में वैवाहिक संबंध बना लिए। अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाए, इसके चलते कहीं ना कहीं राजपूत लोगों को ज़्यादा विश्वास होने लगा अकबर पर कि ये ना मुसलमान तो है लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्टर है हिंदुओं का पक्षधर है। तो ज़्यादातर हिंदू किसके सपोर्ट में गए? अकबर के में गए। यही एक कारण था कि हिंदू ज़्यादातर अकबर को असली किंग मानते हैं मुगल काल का। क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं, हो गया 25, 26 समझते हैं। अकबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? अकबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? तो ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ अकबर नहीं बाबर होगा। सॉरी, यहाँ ऑप्शन बाबर होगा। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया? वो था खानवा का युद्ध। किसका? खानवा का युद्ध, क्योंकि खानवा, चंदेरी, घाघरा और पानीपत का प्रथम युद्ध ये बाबर ने लड़े थे, और खानवा अकबर ने नहीं बल्कि बाबर ने लड़ा था। अब चलिए आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से समझते हैं एक एक चीज़। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? तो आपको समझना पड़ेगा, अकबर बड़ा ही लॉयल था, प्लस यह ना तो आप कट्टर हिंदू बोल सकते हो ना ही कट्टर मुस्लिम, ये ना दोनों को मेंटेन करना जानता था। ये अपने आप में पढ़ा नहीं था अकबर, लेकिन इसको ज्ञान बहुत था, क्योंकि अपने पास ये 9 रत्न रखता था, यानी कि 9 लोग जो समय समय पर इसको ज्ञान देने के लिए होते हैं। जैसे आज हमारे भारत में प्रधानमंत्री के पास ढेर सारे आईएएस हैं। प्रधानमंत्री का भले ही इंटेलेक्चुअल पावर कम हो, लेकिन जो उनके सपोर्ट में उनका जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं उनको कुछ भी करने में इन्हेंस करता रहेगा। सेम उसी टाइप से अकबर के पास बहुत सारे कैंडिडेट थे, लेकिन उनमें 9 रत्न बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जो समय समय पर अकबर को हेल्प करते थे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं, समझिए। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? तो वो थी दीन है इलाही। अकबर ने ना तो हिंदुओं को कहा कि मैं हिंदू धर्म को ज़्यादा वो करता हूँ, प्राथमिकता देता हूँ, ना ही मुस्लिम धर्म को। क्यों? क्योंकि अकबर एक ऐसा किंग था जिसे पता था कि मुझे दोनों ही रिलीजियन में जीना है, इसीलिए उसने निर्णय लिया स्वयं का धर्म बनाने का। इससे ना तो हिंदू परेशान ना ही मुस्लिम परेशान, क्योंकि अगर अगर मैं हिंदुओं की तरफ जाता हूँ तो हिंदू दुखी, सॉरी मुस्लिम दुखी, और मैं मुस्लिम की तरफ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं हिंदू परेशान होंगे। इसीलिए उसने स्वयं का धर्म बनाया दीन ए इलाही 1582 में। कब बनाया? 1582 में एक स्वयं का धर्म बनाया दीन ए इलाही। इसका एकमात्र फॉलोअर था, वो था बीरबल, जिनका एक्चुअल नाम था महेश दास। क्वेश्चन नंबर 28 समझिए। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? 1582 में हुई। क्वेश्चन नंबर 29 समझिए। अकबर के 9 रत्नों में कौन कवि था? अकबर के 9 रत्नों में कौन कवि था? ऑप्शन ए फैजी, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन बी सी बीरबल, ऑप्शन डी टोडरमल। तो अकबर के नवरत्नों में जो कवि था वो था फैजी। कौन था? फैजी। लेकिन टोडरमल जितना भी फाइनेंस का काम होता था वो सारी जिम्मेदारी टोडरमल के ऊपर थी। अबुल फजल, इन्होंने अकबर की जीवनी लिखी, इट मीन्स अकबरनामा। और बीरबल, ये इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छी थी इनकी। बीरबल की इंटेलेक्चुअल पावर इतनी अच्छी थी कि इनको आप 140 का IQ लेवल था इनका। आप बोल सकते हो कि इनका जो प्रतिभाशाली बालक होता है ना,
उसके जितना IQ लेवल था, यानी 140 प्लस। क्वेश्चन नंबर 30 समझिए, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। अभी हमने बताया कि जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता था वो टोडरमल देखते थे। एंड अबुल फजल, अभी हमने बताया आपको कि अकबरनामा किसने लिखा, तो अबुल फजल ने लिखा। तानसेन एक संगीतज्ञ थे जो अकबर के दरबार में थे। तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। समझिए क्वेश्चन नंबर 32, अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? यानी कि अकबर की जो राजपूतों के प्रति नीति थी उसका क्या उद्देश्य था? क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अकबर सामंजस्य बिठाना चाहता था मुस्लिम और हिंदुओं में। वह नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ मुस्लिमों का पक्षधर बना रहा हूँ, वो दोनों में सामंजस्य बिठाने का कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन ए है साम्राज्य को स्थिर करना, राजपूतों को हराना, व्यापार बढ़ाना, धर्म परिवर्तन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साम्राज्य को स्थिर करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मुस्लिमों के सपोर्टर बनोगे तो कहीं ना कहीं हिंदू अगेंस्ट चलेंगे। इसीलिए अकबर ने अपना दिमाग चलाया और उसने सामंजस्य बिठाने के लिए राजपूतों से पारिवारिक संबंध बनाए, बड़ी बड़ी पोस्टें दी और आगे चल के इसका प्रॉफिट भी लिया अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करते हैं हम। अकबर के शासनकाल में जजिया कर कब समाप्त किया गया? जजिया टैक्स वॉज रिमूव्ड इन पीरियड ऑफ अकबर। कब रिमूव किया गया? 1564 में जजिया टैक्स रिमूव कर दिया गया अकबर के समय में। द जजिया कर वॉज रिमूव्ड इन 1564। क्वेश्चन नंबर 34 समझिए। 34 क्वेश्चन कहता है अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। 1605 में। तो अकबर से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट थे वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। जैसे अकबर ने दीन इलाही धर्म की कब स्थापना की? 1582 में। हल्दी घाटी वॉर कब लड़ा इसने? 1576 में अगेंस्ट महाराणा प्रताप के। इनके 9 रत्न थे। 9 रत्नों में प्रोमिनेंट पर्सन था बीरबल, टोडरमल, तानसेन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस करते हैं। अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अकबर की मृत्यु आगरा में ही हुई और आगरा में ही इसका टॉम्ब है, यानी मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 36 इसी से रिलेटेड है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा है आगरा में, वो है सिकंदरा। कहाँ पर? सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 37 समझिए, अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अबुल फजल करेक्ट हो जाएगा। फैजी ने नहीं लिखा, बैरम खान संरक्षक थे, बीरबल ने लिखा नहीं, तो किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। अकबर की पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र कौन था? तो ये ना बड़ी उस समय एक घटना हुई थी क्या, कि अकबर ने जब शादी की थी राजपूत लोगों में, उस समय राजपूत लोगों ने शर्त रखी थी कि जो भी हमारी बच्ची से बच्चा पैदा होगा वही किंग बनेगा, और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ सलीम। इसीलिए सलीम को ही जहांगीर के नाम से जाना गया और एट लास्ट यही आगे चलकर न्यू एम्परर बनता है मुगल काल का, अकबर के बाद। तो अकबर के बाद जो किंग बना वो कौन था? सलीम, और इसका नाम था जहांगीर। अच्छा, जहांगीर बहुत अच्छा पेंटर था। तो पूछा भी जाता है कि पेंटिंग का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? वो है जहांगीर। यानी कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसको माना जाता है, किसके समय को? तो वो है जहांगीर। क्योंकि इसका एक फैक्ट बड़ा उस समय चर्चित था। ये बोलता था कि आप एक चित्र लाइए, चाहे जितने पेंटरों से बनवा के लाइए, मैं उस चित्र को देखकर बता दूंगा कि इस चित्र पर आंख किस पेंटर ने बनाई है, नाक किस पेंटर ने बनाई है, इत्यादि। यानी कि हर एक पेंटर की मैं बता सकता हूँ कि इसने ये पेंट किया है इस पर। क्वेश्चन नंबर 39 समझिए, अकबर का दरबार किस प्रकार का दरबार था? अकबर का दरबार किस प्रकार का दरबार था? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन बी मुस्लिम प्रधान, राजपूत प्रधान। तो हमने बताया ना, अकबर धर्मनिरपेक्ष था। क्या था? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि
किसी भी धर्म को वह ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, इसीलिए इसने अपने किले में मुस्लिमों के लिए अलग व्यवस्था की थी और हिंदू जो कि पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं उनके लिए मंदिर अपने ही किले में अलग व्यवस्था की थी, जहाँ पर हिंदू भी अपना पूजा कर सकते हैं और मुस्लिम अपना जो भी नमाज का पैटर्न है वो फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ इसके ज़्यादातर सपोर्टर थे हिंदू। क्वेश्चन नंबर 40 समझिए, अकबर का सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था? अकबर का सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था? तो वो है मान सिंह। कौन है? मान सिंह। अच्छा, मान सिंह ही हल्दी घाटी के वॉर में गए थे महाराणा प्रताप के अगेंस्ट लड़ने के लिए 1576 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम था सलीम। इसने अपने दरबार में एक सोने की चेन लगाई और उसे न्याय की जंजीर कहा गया, यानी कि जिसको भी न्याय चाहिए वो सीधा इस घंटी को बजाइए। और इस घंटी की सीधी कनेक्शन कहाँ थी? जहांगीर के मेन कमरे में, और डायरेक्ट पर्सनली अपनी समस्या का समाधान पाइए। ये पॉलिसी इसने फॉलो की। खुर्रम किसका नाम था? शाहजहाँ का नाम था। धारा अलग हम देखेंगे, धारा शिको औरंगजेब का भाई, वो हम अलग पढ़ेंगे, समझिए। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहाँ का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। क्या? मेहरुनिशा। क्वेश्चन नंबर 43 समझते हैं, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुझके जहांगीरी, अकबरनामा, इकबालनामा, शाहजहाँनामा। शाहजहाँनामा तो जाहिर सी बात है शाहजहाँ से रिलेटेड होगा, अकबरनामा अकबर से रिलेटेड होगा, इकबालनामा या फिर तुझके बाबरी, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी जहांगीर का आत्मकथा था। क्वेश्चन नंबर 44 समझते हैं, शाहजहाँ का असली नाम क्या था? शाहजहाँ का असली नाम अभी हमने बताया खुर्रम था। शाहजहाँ का असली नाम क्या था? खुर्रम था। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहाँ के पीरियड को, क्योंकि इसने अपने ज़्यादातर समय में मोनूमेंट ही बनवाए, यानी बिल्डिंग्स ही बनवाई। एक से एक बढ़िया बिल्डिंग इसने बनवाई अपने समय में। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहाँ के समय को। शाहजहाँ ने कौन सा स्मारक बनवाया? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ताजमहल बनवाया, बिल्कुल। लाल किला बनवाया, ये भी बात सही है। जामा मस्जिद बनवाई, ये भी बात सही है। तो इसने ना तीनों ही बिल्डिंग्स बनवाई हैं, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, सभी। क्योंकि सभी बिल्डिंग्स किसने बनवाई? इसी ने बनवाई। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ये तो हर एक बच्चे को पता है, ताजमहल मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया था। और समझिए ताजमहल का थोड़ा सा फैक्ट हम आपको बताएं। ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो उस्ताद लाहौरी थे। कौन थे? लाहौरी। लाहौरी इसके वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 47 समझते हैं अब हम, शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? शाहजहाँ की राजधानी थी दिल्ली, लेकिन फतेहपुर सीकरी किसकी राजधानी थी? अकबर की। और फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाज़ा है वो गुजरात विजय होने के बाद अकबर ने बनवाया था। औरंगजेब, क्वेश्चन नंबर 48 समझते हैं, औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? यानी कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो वो था 1658 से 1707 तक चला। 1707 में इसकी डेथ हो जाती है। और हमने एक डेथ के बारे में और बताया था, 1605 में डेथ हो जाती है अकबर की। समझिए, अब हम औरंगजेब से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? यानी कि कोई टैक्स जिससे पहले रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अगेन किसने लगाया? औरंगजेब ने। वो टैक्स था जजिया, क्योंकि जजिया टैक्स अकबर ने रिमूव कर दिया था, लेकिन फिर से लागू किसने किया? ये किया था औरंगजेब ने। और जजिया टैक्स लागू करने का इसके पीछे का उद्देश्य था, क्योंकि ये ना बड़ा मुस्लिमवादी एम्परर था। इतना मुस्लिमवादी एम्परर था कि ये ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, कुछ ही समय तक सर्वाइव कर पाया अच्छे से। यूँ तो लोग अपना जीवन काट लेते हैं चलते फिरते, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा।
और इसको इतिहास में इतना ज़्यादा गौर भी नहीं दिया जाता, लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं आज भी। क्वेश्चन नंबर 49 समझते हैं। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, जजिया कर। औरंगजेब ने किसे हराकर गोलकुंडा पर अधिकार किया? तो इसने हराया था कुतुब शाही को। कुतुब शाही को इसने हराया और गोलकुंडा का ये क्या बन गया? शासक बन गया। क्वेश्चन नंबर 51, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो अहमदनगर में हुई। कहाँ पर? ऑप्शन ए अहमदनगर में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 समझते हैं। जहांगीर के शासनकाल में किस विदेशी ने भारत का दौरा किया? जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज था टॉमस रो, जो अनुमति लेने आया था व्यापार की कंपनी खोलने की। लेकिन जहांगीर और अकबर के काल में भी आया, लेकिन अकबर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अनुमति नहीं दूंगा आपको भारत में कंपनी खोलने की। लेकिन जहांगीर ने अनुमति दी। तो वो टॉमस रो था जो जहांगीर के समय में आया। आगे हम फैक्ट जानेंगे जहांगीर ने कैसे अनुमति दी, समझिए थोड़ा सा बता ही देते हैं। चलो, जहांगीर के समय में जब अंग्रेज आए तो फर्स्टली जहांगीर ने मना कर दिया, लेकिन जहांगीर विलासिता में डूबा रहता था, खोया रहता था शराब के नशे में, नशे पत्ते में। तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा इतना समझ नहीं थी, और अंग्रेज़ अब तक उसकी हर एक नब्ज को जान चुके थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने विदेशी शराब जहांगीर के लिए स्पेशली मंगाई, पालकी मंगाई कि लो महाराज भेंट और दो हमें कंपनी की इजाज़त। तो जहांगीर खुश होते हैं शराब देखकर, क्योंकि नशेड़ी आदमी, नशेड़ी को कुछ भी मिल जाए खुश हो जाएगा। खुश होने के चलते, और अभी तक वो इतनी अच्छी पालकी में नहीं बैठा, पालकी जैसे ही उसने देखी और नशे पत्ते की चीज़ देखी, खुश हो गया। उसने तुरंत ही अंग्रेज़ों को अनुमति दे दी भारत में अपनी कंपनी स्टेबलाइज करने की। क्वेश्चन नंबर 53 समझिए। शाहजहाँ के शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई। क्वेश्चन नंबर 54, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद में। कहाँ पर? खुलदाबाद। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है खुलदाबाद किस शहर में है। खुलदाबाद किस शहर में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 समझिए। जहांगीर के शासनकाल में किसने बगावत की थी? जहांगीर के शासनकाल में किसने बगावत की? तो वो बगावत की थी खुसरो ने। किसने? खुसरो ने बगावत की थी। क्वेश्चन नंबर 56 समझते हैं। शाहजहाँ की मृत्यु कहाँ हुई थी? शाहजहाँ की मृत्यु हुई आगरा में। कहाँ पर हुई? आगरा में। क्वेश्चन नंबर 57 समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 57 समझते हैं। औरंगजेब किस धर्म का अनुयायी था? कट्टर धर्मी था औरंगजेब। वो था कट्टर सुन्नी मुसलमान। कौन सा? कट्टर सुन्नी मुसलमान था, यानी कि सिया का भी ये सपोर्टर नहीं था, लेकिन कट्टर धर्मी था, वो था सुन्नी मुसलमान का ये। क्वेश्चन नंबर 58 समझते हैं। जहांगीर ने किस कला को बढ़ावा दिया? जहांगीर ने किस कला को बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है चित्रकला, ऑप्शन बी मूर्ति कला, ऑप्शन सी स्थापत्य कला, ऑप्शन डी संगीतज्ञ कला यानी संगीत कला। तो शाहजहाँ के काल को तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं, और चित्रकला के स्वर्ण काल को कहा जाता है जहांगीर के समय को। यानी कि चित्रकला का जो अच्छे से प्रसार किया वो जहांगीर के समय हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 59 समझिए। अकबर और जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था? यानी कि अकबर और जहांगीर के समय जो प्रोमिनेंट पेंटर्स थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो ऑप्शन ए है मीर सैयद अली, ये भी एक चित्रकार था उन्हीं के समय का। अबुल हसन, ये भी उन्हीं के समय का चित्रकार था। और मंसूर। तो तीनों ही अपने आप में सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। यानी कि सभी चित्रकार थे अकबर और जहांगीर के समय में, और कुछ इन्हीं की वजह से जहांगीर प्रेरित हुए चित्रकला को लेकर। क्वेश्चन नंबर 60 समझिए। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? औरंगजेब लास्ट एम्परर था जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरवाइव कर पाया। इसके बाद इतने ज़्यादा एम्परर तगड़े हुए नहीं जिन्होंने अच्छे से अपना साम्राज्य का विस्तार किया हो या फिर पॉलिसीज अच्छी फॉलो की हो, क्योंकि जिसके पास सत्ता की ताकत होगी वही कुछ कर पाएगा।
इसके बाद इतने ज़्यादा अच्छे राजा हुआ नहीं, तो मुग़ल काल लगभग फिनिश ही हो जाता है। औरंगज़ेब का जैसी मृत्यु हुई उसके बाद लगभग मुग़ल काल ख़त्म हो गया। तो औरंगज़ेब के बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन कब आरंभ हुआ? तो औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, उसी के बाद लगभग पतन आरंभ हो गया था। अब हम क्वेश्चंस जितने भी डिस्कस करेंगे वो मराठा साम्राज्य के डिस्कस करेंगे, यानी कि मराठा साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब को डिस्कस करते हैं। अब हम समझिए, क्वेश्चन नंबर 61 से समझते हैं। अब हम मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के, वो थे महाराज शिवाजी। शिवाजी महाराज वास्तविक संस्थापक थे मराठा साम्राज्य के। क्वेश्चन नंबर 62, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1630, ऑप्शन बी 1674, ऑप्शन सी 1600 एंड ऑप्शन डी 1700। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1630 को हुआ। कब हुआ? 1630 को। क्वेश्चन नंबर 63 समझते हैं, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था, यानी कि एक किला था जिसमें शिवाजी का जन्म होता है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, यानी कि शिवाजी के पिता कौन थे? तो शिवाजी के पिता थे शाहजी भोंसले। कौन थे शिवाजी के पिताजी? शाहजी भोंसले। क्वेश्चन नंबर 65 समझते हैं, शिवाजी की माता कौन थी? शिवाजी की माता कौन थी? शिवाजी की माता थी जीजाबाई या ताराबाई या फिर सईबाई या राधाबाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीजाबाई। जीजाबाई शिवाजी की माता जी का नाम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ 1674 में। कब हुआ? 1674 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 67, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। लेकिन यहीं पर एक और प्रश्न पूछ लिया जाए कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? वो कालिंजर पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था भाई। क्वेश्चन नंबर 68, शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद क्यों बनाई? शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद क्यों बनाई? ऑप्शन ए शासन का संचालन करने के लिए, ऑप्शन बी युद्ध के लिए, ऑप्शन सी कर संग्रह के लिए, ऑप्शन डी धर्म प्रचार के लिए। तो अष्टप्रधान परिषद बनाई थी शिवाजी ने शासन चलाने के लिए, यानी कि शासन चलाने के लिए अष्टप्रधान परिषद बनाई शासन चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 समझिए, मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मराठा साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 समझिए, शिवाजी ने किसे पराजित कर प्रतापगढ़ जीता? शिवाजी ने किसे पराजित कर प्रतापगढ़ जीता? तो अफजल को हराकर शिवाजी ने प्रतापगढ़ जीत लिया था। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ को जीता था अफजल को हराकर। जैसे ही अफजल हारा और वहाँ पर शासन हो गया शिवाजी का। अच्छा, गोरिल्ला पॉलिसी किसने फॉलो की? शिवाजी ने, यानी कि शिवाजी बड़े ही समझदार थे। वो पहाड़ की जितनी भी नीतियाँ थीं वो सबको अच्छे से जानते थे। तो गोरिल्ला पॉलिसी को फॉलो करने वाले भी कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी ने किस नीति को अपनाया? ऑप्शन ए हिंदवी स्वराज, धार्मिक युद्ध, जजिया नीति, ऑप्शन डी विदेश नीति। तो विदेश नीति तो हो ही नहीं सकता, धार्मिक नीति होगी नहीं, ऑप्शन सी जजिया नीति होगी नहीं, ऑप्शन ए की बचा हिंदवी स्वराज पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 72 और इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में। कब हुई? 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी की। ये थे कुछ आपके बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस मुगल काल और मराठा साम्राज्य से। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और लगभग आप इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके DLED 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम में 5 से 7-8 क्वेश्चन तो गारंटी से देखोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।